नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, वेलकम बैक। स्ट्रक्चर ऑफ एटम, ये आपके नीट एग्जामिनेशन के लिए वन ऑफ द वेरी हाई प्राइम चैप्टर। लेकिन सबसे मजेदार बात यह है कि चैप्टर को आप दो पार्ट में डिवाइड कर देते हैं। एक वो पार्ट जो आप ऑलरेडी फिजिक्स में, मॉडर्न फिजिक्स के अंदर एटम मॉलिक्यूल न्यूक्लियाई के अंदर आप पढ़ते हैं, और उसी वजह से इसके क्वेश्चंस जो है बड़ी आसानी से आप कर लेते हैं। तो अगर आपने फिजिक्स का, मॉडर्न फिजिक्स का एटम मॉलिक्यूल न्यूक्लियर चैप्टर नहीं किया तो उसको आप जरूर कीजिएगा। बिकॉज एक तीर से दो निशान इसमें आपको साधने को बड़ी आसानी हो जाएगी। तो आप जरूर उस चैप्टर को करिएगा। फॉर्मूले इसके अंदर थोड़े बड़े हैं, लेकिन अगर उसको सही टेक्निक से आप याद कर लेते हैं तो मुझे लगता है कि आपके लिए लाइफ इज गोइंग टू बी इजी। नमस्कार, मैं हूं परिमल पटेल, आपका केमिस्ट्री मेंटर, द डिजिटल गुरु। एंड इन टुडेस क्लास वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द assertion रीजन, स्टेटमेंट बेस्ड एंड द मैट्रिक्स बेस्ड क्वेश्चंस विच आर द मोस्ट ट्रेंडिंग क्वेश्चंस ऑफ योर नीट एग्जामिनेशन। तो आज इन कॉन्सेप्ट के ऊपर भी चर्चा होगी, और साथ में झटपट फटाफट याद हो जाए ऐसी ट्रिक से आपको इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट को मैं याद कराने वाला हूं। सो लेट्स गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। तो पहला सवाल हमारे स्क्रीन पर है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, द प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, ऑलराइट, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर n इज द पॉजिटिव इंटीजर विद द वैल्यू n इज इक्वल टू 1 2 3। प्यारे बच्चों, क्वांटम नंबर एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जिसके ऊपर बार बार सवाल पूछे जाते हैं। अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, और आगे जो मैं बताने वाला हूं वो पसंद आए तो आप लाइक तो जरूर कीजिएगा। बिकॉज हम सारे ही क्वांटम नंबर को झटपट फटाफट याद कर लेते हैं। ऑलराइट, सो लेट मी शो इट टू यू। सारी चीजें आपके जितने भी इसके अंदर ट्रेंड्स हैं, और क्या बोलते हैं उसको, ट्रेंडिंग क्वेश्चंस जो है वो क्वांटम नंबर्स के ऊपर बहुत ज्यादा है। तो एक्सपेक्ट करके चलो कि नीट 2026 में भी इसके ऊपर क्वेश्चन आया तो कोई आश्चर्य नहीं होना चाहिए। ऑलराइट, सो प्यारे बच्चों, लेट्स गो अहेड। सो क्वांटम नंबर जो होते हैं, चार चीजें होती है उसमें। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर एन, azimuthal quantum number या angular momentum quantum number L, then you have a magnetic quantum number that is m suffix L, and you have a spin quantum number that is s और m suffix s। चार क्वांटम नंबर होते हैं। जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर होता है वो हमें शेल की जानकारी देता है, अजीमुथल क्वांटम नंबर सबशेल की जानकारी देता है, जबकि मैग्नेटिक क्वांटम नंबर ऑर्बिटल के बारे में बताएगा, और स्पिन क्वांटम नंबर हमें उसकी स्पिन के बारे में बताता है। बच्चों, जो शेल होते हैं उसके नंबर होते हैं 1 2 3 4, फर्स्ट शेल, सेकंड शेल, थर्ड शेल, फोर्थ शेल, सो ऑन। सो इसकी वैल्यू कभी जीरो नहीं होती, जीरो शेल कुछ नहीं होता है, ठीक है। लेकिन अगर हम सबशेल की बात करें तो कॉमन सबशेल कौन से है? एसपीडीएफ। एस सबशेल के अंदर कोई भी नोड नहीं होता, इसके लिए उसका एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर है 0। देन पी के लिए 1, डी के लिए 2, एफ के लिए 3। ऑलराइट, तो आप इसको फटफट याद कर लीजिए, यही इसके एंगुलर नोड्स होते हैं, ठीक है। अब आप ये समझिए कि एल वैल्यू कितनी होती है, तो दैट इज n-1। मतलब अगर मान लीजिए, अगर मैं बात कर रहा हूं नंबर 3 के बारे में, थर्ड शेल के बारे में, तो थर्ड शेल में 3 सब शेल होंगे, लेकिन कौन से 3? बोला एसपीडी, बोले तो 0 1 2। ओके, तो इस तरह से एल की क्या वैल्यू पॉसिबल होती है? n-1 तक वैल्यू पॉसिबल होती है, ठीक है। 0 to n-1, दीज आर द पॉसिबल वैल्यूज ऑफ एजिमुथल क्वांटम नंबर। सिमिलरली ऑर्बिटल की कौन से मतलब क्वांटम नंबर्स होते हैं? तो बोला -L to +L इंक्लूडिंग 0, विच कम्स आउट टू बी 2L+1, 2L+1। एंड स्पिन किसी भी इलेक्ट्रॉन का या तो अप स्पिन रहेगा या तो डाउन स्पिन रहेगा, मतलब वो फिक्स है, या तो प्लस हाफ या तो माइनस हाफ। ओके, देन इफ आई टॉक अबाउट द फर्स्ट शेल, देर इज ओनली वन सबशेल एस, सेकेंड में दो सबशेल, थर्ड में तीन सबशेल, चौथे में चार सबशेल, पांचवे में पांच सबशेल, एंड सो ऑन। ओके, नाउ पहले में एक ही सबशेल है, दैट इज एस सबशेल, दूसरे में दो सबशेल है, एस और पी, तीसरे में तीन एसपीडी, चौथे में चार एसपीडीएफ। ऑफ कोर्स इसकी एल वैल्यू क्या हो गई? 0। इसका 0 और 1, 0 1 2, 0 1 2 3। तो बच्चों ये वैल्यू कौन सी आ रही है? ये वैल्यू कौन सी आ रही है? अगर n की वैल्यू 4 है तो इसकी ये l वैल्यू कौन सी आई है? तो बोला 0 to
n-1, मतलब 0 1 2 3। बच्चों ये याद रखो, अगर प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 5 है तो उसकी एल वैल्यू 5 से छोटी ही रहेगी, उससे बड़ी नहीं हो सकती है, इक्वल भी नहीं हो सकती है। ऑलराइट, सो उसकी एल वैल्यू जो होती है वो 0 to n-1 होती है, ये याद रखिए। नाउ दूसरी बात, अगर हम बात करें उसकी ऑर्बिटल, मतलब कि इसके मैग्नेटिक क्वांटम नंबर के बारे में, तो सिंपल है, किसी भी शेल के एस सब शेल में हमेशा एक ही ऑर्बिटल होती है जिसकी एल वैल्यू 0 है और एम एल वैल्यू भी 0 है। अगर पी की बात करें तो मैंने आपको क्या सिखाया था, -L2 + L इंक्लूडिंग 0, मतलब -1 0 + 1। दिस इज लाइक पी एक्स पी वाई पी जेड, तीन ऑर्बिटल है। सिमिलरली डी के अंदर क्या होता है, एंगुलर मोमेंटम उसका क्वांटम नंबर 2 है, मतलब उसकी एम एल वैल्यू क्या होगी, -2 -1 0 + 1 + 2। बोले तो 5 ऑर्बिटल बन गई इसकी। ओके, 5 वैल्यूज इसके आ गए। ऑलराइट, ये कौन सी वैल्यू है वो बताता है, और टोटल वैल्यू का अगर कोई काउंट पूछे तो दैट इज 12 + 1। ओके, नाउ सिमिलरली एफ ऑर्बिटल का यहाँ पर वैल्यू 3 है, तो -3 से +3 वैल्यू आएगा इंक्लूडिंग 0। ओके, एंड इनमें से कोई भी ऑर्बिटल में एट अ टाइम दो ही इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, एक अप स्पिन वाला, एक डाउन स्पिन वाला, एंड हेंस एम एल विल बी +½ या माइनस, सॉरी, एम एस विल बी +½ या -½ फॉर एनी ऑर्बिटल। ओके, तो बच्चों ये मैंने आपको सारे क्वांटम नंबर बता दिए। अगर आप इतना सा चार्ट भी अच्छे से याद कर लेते हो, आई एम वेरी श्योर आपका क्वांटम नंबर बेस्ड क्वेश्चन अच्छे से हो जाएगा। ठीक है, लेट अस सॉल्व द क्वेश्चन। मैं आपको इसके क्वेश्चंस कराता हूं सो दैट आपका कॉन्फिडेंस नेक्स्ट लेवल रहेगा। चलिए, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर n बराबर हैज अ पॉजिटिव इंटीजर वैल्यू 1 2 and 3, परफेक्टली सही बोल रहा है ना। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 1 2 3 होता है। देन एजीमुथल क्वांटम नंबर l फॉर अ गिवन n विल हैव अ वैल्यू 0 1 2 to n। क्या ये जीरो वैल्यू होता है, बोला होता है। 1 2 होता है, लेकिन क्या ये n तक होता है या n-1 तक होता है, इट इज स्टिल n-1 ना। अगर मान लीजिए मैं चौथे शेल की बात कर रहा हूं तो इसकी एल वैल्यू क्या होगी, 0 1 2 3, दैट्स इट। ओके, अगर मैं पांचवें शेल की बात कर रहा हूं तो 0 1 2 3 4, तो ये एन तक जा रहा है कि n-1 तक जा रहा है, n-1 तक। इसका मतलब ये बी स्टेटमेंट जो है ये आपका गलत हो गया। सी स्टेटमेंट क्या बोलता है, मैग्नेटिक ऑर्बिटल क्वांटम नंबर एम एल विल हैव अ 12 + 1 वैल्यूज, परफेक्ट 12 + 1 वैल्यू, क्यों, क्योंकि वो था -L2 + L इंक्लूडिंग 0, बराबर है। तो उसका ये कहना 12 + 1 इज अ परफेक्टली करेक्ट वन। देन यू हैव अ +½ -½ आर द टू पॉसिबल ओरिएंटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन स्पिन, दैट्स ऑफ कोर्स, इलेक्ट्रॉन की स्पिन में दो ओरिएंटेशन है, अप स्पिन डाउन स्पिन। ओके, सो ये भी इनका उचित स्टेटमेंट है। फिर क्या बोल रहा है, फॉर एल इज इक्वल टू 5 देर विल बी टोटल 9 ऑर्बिटल। अगर एल की वैल्यू 5 है तो कितनी ऑर्बिटल बनेगी, तो इस आप समझ सकते हो, -5 to +5 इंक्लूडिंग 0, बोले तो -5 -4 -3 -2 -1 0, फिर +1 +2 +3 +4 +5, मतलब ये तो कितनी वैल्यू हो गई, 5 और 5 10 और एक 11 वैल्यू हो गई। नहीं तो भी आप ऐसा भी कर सकते थे, 12 + 1 वैल्यू, बोले तो 5 2 10 +1 11 वैल्यूज। इनका कहना है कि देयर आर 9 ऑर्बिटल, तो ये गलत है। तो ये वाला ई स्टेटमेंट गलत है। सवाल पूछा था कंसीडर, और यहाँ पूछा है करेक्ट कौन कौन से हैं। तो करेक्ट हमें पूछा गया है, तो सर्टनली ए सी एंड डी आर द करेक्ट वन, थर्ड इज द करेक्ट ऑप्शन। ओके, आई होप दिस इज वेरी मच क्लियर, राइट। चलिए नेक्स्ट वन। अभी नेक्स्ट वन भी इसी के ऊपर बेस्ड है, आपको मैच द कॉलम करना है कि कौन किसको रिप्रेजेंट कर रहा है। n इज इक्वल टू 2, l इज इक्वल टू 1। देखिए आप l की वैल्यू याद कर लीजिए, 0 1 2 3, मतलब S P D F, सिंपल है। ऑलराइट, सो नाउ दिस इज 2 और ये 1 मतलब क्या, p, तो दिस इज रिप्रेजेंटिंग 2p। वेयर इज 2p, हियर इट इज 2p। फिर n इज इक्वल टू 3, l इज इक्वल टू 2, मतलब वी आर टॉकिंग अबाउट 3 एंड 2 मतलब क्या होता है, डी, तो 3d, वी आर टॉकिंग अबाउट 3d। देन n इज इक्वल टू 3, l इज इक्वल टू 0, मतलब वी आर टॉकिंग अबाउट 0 मतलब s, सो 3s, है ना, एकदम आसान, बराबर है। और देखो मैंने बोला था आपको कि अगर इससे क्वेश्चन बनने लगे तो लाइक करना पड़ेगा, अभी लाइक कर देना जरूर, बराबर है।
राइट। नेक्स्ट क्या बोल रहा है, n इज इक्वल टू 2, l इज इक्वल टू 0, मतलब वी आर टॉकिंग अबाउट 2s, सो दैट इज 2s। राइट। सो बड़ा ही आसान इस तरह का क्वेश्चन आप जरूर कर पाएंगे। अगला देखते हैं। अभी ये भी बड़ा काफी इंटरेस्टिंग ट्रेंडिंग टाइप है। आपको कुछ वैल्यूज दिए रहते हैं और पता करना है कि कौन से वैल्यू इसमें बेकार वैल्यूज है, मतलब ये पॉसिबल नहीं है, या ये पूछेंगे कौन से वैल्यूज पॉसिबल है। लेट्स चेक। कंसिडर द फॉलोइंग सेट ऑफ क्वांटम नंबर्स, विच ऑफ द फॉलोइंग सेट ऑफ क्वांटम नंबर इज नॉट पॉसिबल। ठीक है, नॉट पॉसिबल कौन सा होता है। देखिए यहां पर क्या बोला है, देखिए इसमें s का वैल्यू जो है ना वो तो कभी देखने की जरूरत ही नहीं है। क्यों? क्योंकि s की दोनों वैल्यू पॉसिबल है, या तो इलेक्ट्रॉन अप स्पिन में रहेगा तो डाउन स्पिन में रहेगा, तो प्लस हाफ या माइनस हाफ वो आपको सोचना ही नहीं है। s वैल्यू देखने की जरूरत ही नहीं होती है, आपको n l और m पे फोकस करना है। ठीक है, तो n की वैल्यू अगर 3 है तो l की कौन सी वैल्यू पॉसिबल होती है, 0 1 2, हाँ या ना। तो यहां पर बोला है 0, तो 3 अगर रहा तो 0 पॉसिबल है क्या, हाँ पॉसिबल है। अगर l की वैल्यू 0 है तो ml की वैल्यू 0 पॉसिबल है क्या, ऑफ कोर्स, सॉरी, ऑफ कोर्स पॉसिबल है। ठीक है, अगर अगर मैं बात कर रहा हूँ एस सबशेल के बारे में, तो आपको ये तो पता रहेगा कि एल की कौन कौन सी वैल्यू है, 0 1 2 3, S P D F। तो एम की कौन सी वैल्यू है इसके अंदर, 0 -1 0 +1, इसका -2 -1 0 +1 +2, यहाँ पर -3 -2 -1 0 +1 +2 +3। ये एम की वैल्यूज है ना, एम या एम एल जो भी बोलो। एल वैल्यू के लिए ये सारी एम एल वैल्यूज पॉसिबल होती है, इसके अलावा की पॉसिबल नहीं रहेगी। मतलब 4 नंबर रहेगा तो -4 to +4 लाइक दैट। ओके, एंड हमेशा याद रखो एल की वैल्यू क्या होनी चाहिए, एल की वैल्यू गिव फॉर अ गिवन एन इट इज 0 to n-1, मतलब एन जो भी रहेगा एल हमेशा उससे छोटा रहेगा, एल जो है वो एन से छोटा रहेगा। ओके, और एम जो रहेगा उसकी वैल्यू -L2 + L जाएगी इंक्लूडिंग 0। इतना समझ लो। ठीक है, अब अगर ये 2 है तो क्या ये 2 हो सकता है, कतई नहीं, मैंने अभी कहा इक्वल नहीं हो सकता है, उससे छोटा ही होना चाहिए। ठीक है, तो ये वाली वैल्यू पॉसिबल नहीं है। नेक्स्ट बोल रहा है 4, अगर ये 4 है तो 4 से छोटी वैल्यू चलेगी, हाँ चलेगी। अगर ये 3 है तो इसकी कौन सी वैल्यू आएगी, बोला -3 से +3 कोई भी चलेगा, तो -3 से +3 की रेंज में तो ये भी चलेगा। और ये एस तो देखने की जरूरत ही नहीं है, वो तो प्लस हाफ माइनस हाफ रहेगा ही, तो ये वाला यहाँ पर कॉम्बिनेशन सही है। देन नेक्स्ट देखते हैं, 1 0, अगर ये 1 है तो क्या ये 0 वैलिड है, हाँ 1 से छोटा है तो वैलिड है, इक्वल टू 1 भी नहीं चलेगा। ओके, अगर ये 0 है तो 0 के लिए तो m वैल्यू 0 ही रहती है, दैट्स इट, देयर इज नथिंग लाइक -1, तो ये पॉसिबल नहीं है। ये पॉसिबल नहीं है, इसका मतलब ये सेट गलत हो गया। है ना बच्चों, कितना आसान कैटेगरी क्वेश्चंस हैं, मतलब ऐसे सोचना है इसके अंदर, लेकिन बच्चे रिवीजन नहीं करते अच्छे से और ऐसे प्यारे प्यारे इजी इजी कॉन्सेप्ट को वो लोग गलत करके आ जाते हैं, तो आपको इसको ध्यान से करना है। ठीक है, अगर ये वैल्यू 3 है तो 3 से छोटी वैल्यू 2 बोला पॉसिबल है, और एल एम वैल्यू क्या रहेगा, -2 से +2 इंक्लूडिंग 0, तो ये तो उसके रेंज में नहीं है, तो ये भी गलत हो गया, तो ये वाला भी गलत है। अपने को पूछा था नॉट पॉसिबल, मतलब 2 इज नॉट पॉसिबल, 4 इज नॉट पॉसिबल एंड 5 इज नॉट पॉसिबल, मेकिंग दिस एज अ फाइनल आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन। यस और नो, राइट, शाबाश। चलिए आगे बढ़ते हैं। द क्वांटम नंबर ऑफ 4 इलेक्ट्रॉन्स आर गिवन, द करेक्ट ऑर्डर ऑफ देयर इंक्रीजिंग एनर्जीज। इंक्रीजिंग एनर्जी में अरेंज करने को बच्चों हम कहते हैं अफवॉर रूल। अफवॉर रूल तो आप जानते हो, लोअर एनर्जी को पहले भरना है फिर हायर एनर्जी को भरना है। ऑलराइट, ऑलवेज रिमेंबर, हायर द वैल्यू ऑफ एन, हायर इज द एनर्जी लेवल। बराबर है। अगर मान लीजिए किसी का एन वैल्यू सेम है, बराबर है, प्रिसाइजली आई वुड से एन प्लस एल वैल्यू चेक करो, जिनका एन प्लस एल वैल्यू हायर रहेगा उसका एनर्जी हायर हायर रहेगा। अगर दो लोगों के एन प्लस एल वैल्यू इक्वल आ जाते हैं, बराबर, इक्वल केस के अंदर जब इक्वल एन प्लस एल वैल्यू आएगा तो आप क्या चेक कर सकते हो, हायर द एन हायर द एनर्जी, लाइक दैट। ओके, एनर्जी चेक करने के लिए आपको एन और एल चेक करना होता है, एम देखने की जरूरत नहीं है, एस देखने की जरूरत नहीं है। ऑलराइट, सो दिस इज नोन एज द ऑफ बॉर रूल। ऑफ बॉर रूल के हिसाब से एन प्लस एल की वैल्यू देख लो, और जिसका एन प्लस एल वैल्यू हायर उसका एनर्जी हायर, इक्वल आया तो एन देखना है फिर। ठीक है, तो जैसे ये वाले में देखो, वी आर टॉकिंग अबाउट 4 and 2, 4 and 2 मतलब वी आर टॉकिंग अबाउट
बराबर है, 0 1 2 3 S P D F बराबर, 4 and 2 मतलब वी आर टॉकिंग अबाउट 4D। ओके, आई मीन ये लिखने की जरूरत नहीं, 4 + 2 कितना होता है, 6, देन 3 + 2 5, देन 4 + 1 5, देन 3 + 1 4 बराबर। अब जिसका n+l वैल्यू हायर उसका एनर्जी हायर। तो बताओ किसकी n+l वैल्यू हायर आ रही है, 1 वाले की हायर आ रही है। तो 1 जो रहेगा इसका तो सबसे ज्यादा रहेगा, ये क्लियर हो गया। ठीक है, 1 का सबसे ज्यादा रहेगा बराबर। फिर क्या आएगा, 1 के बाद में अभी ये दोनों आएंगे ना, है ना। अब इन दोनों में टाई हो गया। मैंने क्या कहा, टाई होगा तो क्या चेक करने का, एन चेक करने का, जिसका एन हायर उसकी एनर्जी हायर। तो इन दोनों में टाई है, लेकिन 4 जो है वो हायर नंबर है। इसके लिए इसके बाद में क्या आएगा, 3, और 3 के बाद में आएगा 2। बराबर है, समझ में आया ना। जब टाई हो गया तो एन चेक कर लो, एंड देन यू हैव व्हाट यू कॉल, of course what is left, the least energy यहाँ पर from the given one is 1/4, and hence this should be the final answer for the given question। है ना बच्चों, आसान। ये अव्वो रूल के ऊपर पूछे जाने वाले सवाल सारे, मैं आपको क्वांटम नंबर के ऊपर पूछे जाने वाले अलग अलग वैरायटी के हर क्वेश्चन को मैंने इस लेक्चर के अंदर कवर किया है। और आशा करता हूँ कि आपको अगर एग्जाम में पूछा जाए, जिसकी संभावना बड़ी ज़्यादा है पूछा जा सकता है, तो वो आप ज़रूर अच्छे से करके लाना। बराबर है, यहाँ क्या कहा है, n = 5, ml = +1, और वॉट एवर वैल्यूज आर गिवन, द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एन एटम दैट कैन हैव द क्वांटम नंबर गिवन इन ए। अच्छा, मतलब ये बोल रहा है कि ऐसे कितने इलेक्ट्रॉन है जिनके पास में n = 5 होगा और ml = +1 होगा। ठीक है बच्चों, n = 5 मतलब इसमें कौन कौन से l वैल्यू आएंगे पहले तो वो बता दो। एल वैल्यू क्या आएंगे, 0 1 2 3 4 बराबर, इतने आएंगे। ठीक है, इसके एम एल वैल्यू कौन कौन से पॉसिबल है, बोला जीरो का तो जीरो ही होता है। यहाँ पर -1 -1 0 +1, इसका -2 -1 0 +1 +2 बराबर, इसका -3 -2 -1 0 +1 +2 +3। यहाँ पर -4 -3 -2 -1 0 +1 +2 +3 +4। मुझे बताओ कि ये फिफ्थ वाले शेल में कितने ऐसे ऑर्बिटल्स आपको दिखे जिसकी वैल्यू ml वैल्यू +1 है। ठीक है, क्या यहाँ पर +1 वाली वैल्यू मिली, देखो जीरो में +1 वाली वैल्यू नहीं है, जीरो में +1 वाली वैल्यू नहीं है। यहाँ +1 वैल्यू है, यहाँ +1 है, यहाँ पर भी +1 है। ठीक है, तो ऐसी कितनी ऑर्बिटल्स आपको मिली जिसकी +1 वैल्यू है, 4 ऑर्बिटल, है ना। p वाले में भी एक ऑर्बिटल की वैल्यू +1 है, d वाले में एक की +1 है, सो ऑन। ये टोटल 4 ऐसे हमारे पास ऑर्बिटल है जिसकी +1 वैल्यू है। अब एक ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन रहते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन, अप स्पिन डाउन स्पिन। तो 4 ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 8। ओके, थोड़ा सा ट्रिकी है लेकिन पुनः सोचिए समझ में आएगा। ठीक है, सो टोटल इसके अंदर 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, 8 इधर ही नजर आ रहा है। सो दिस शाल बी द फाइनल आंसर। बराबर है, बट सर वो दूसरा वाला तो देखो, हाँ देख लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। दूसरे वाले में बोला है कि n की वैल्यू 2 होनी चाहिए, l की वैल्यू 1 होनी चाहिए, उसमें भी ml -1 होना चाहिए, और उसमें भी जो उसका स्पिन है वो -½ होना चाहिए। बच्चों दिस इज कॉल्ड एज पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। चार क्वांटम नंबर, 4 क्वांटम नंबर, ये 4 क्वांटम नंबर किसी एक इलेक्ट्रॉन के पास ही हो सकते हैं। बराबर, अगर मेरे पास दो अलग अलग इलेक्ट्रॉन हैं तो दो अलग अलग इलेक्ट्रॉन के 3 क्वांटम नंबर सेम हो सकते हैं, दो भी सेम हो सकते हैं, एक भी सेम हो सकता है, पर चारों सेम नहीं हो सकते। चारों सेम का मतलब वो एक ही शेल में, एक ही सब शेल में, एक ही ऑर्बिटल में, एक ही स्पिन। नहीं सर, ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन, एक अप स्पिन एक डाउन स्पिन। बराबर है? तो जब आपको स्पिन के साथ उन्होंने बता दिया कि यही स्पिन चाहिए, तो वैसा तो दुनिया में एक ही इलेक्ट्रॉन रहेगा, और इसी को हम लोग कहते हैं पॉलिस एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। ऑलराइट, तो इसके हिसाब से ये आपका फाइनल आंसर हो गया। बच्चों मैंने आपको 3 महत्वपूर्ण नियम में से 2 बता दिए, अव्वो और पॉली। तीसरा महत्वपूर्ण रूल होता है हंट्स रूल। हंट्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी क्या कहता है, हंट्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी कहता है कि आपके पास में यदि मान लीजिए पी सबशेल में 3 इलेक्ट्रॉन है, तो आप 1 2 3 ऐसे नहीं दोगे। बराबर, ऑब्वियसली आप कैसे दोगे, अप अप अप। बराबर, दिस इज कॉल्ड एज हंट्स रूल।
हंट्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी जो है वो आपको सिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में बताता है। ऑलराइट, सिंपली इतना आप याद कर सकते हैं। नेक्स्ट, the number of given orbitals which have the electron density along the axis is, बराबर, एक्सिस के अलोंग कौन है बच्चों? अभी पी सब शेल के ये जो सॉरी ऑर्बिटल्स के शेप आपको सबसे पहले आने चाहिए। एस ऑर्बिटल कैसा होता है? स्फेरिकल, बराबर है। स्फेरिकल होने की वजह से यहाँ किसी भी प्रकार का कोई नोड नहीं है, इसीलिए तो इसका वैल्यू क्या दिया था हम लोगों ने? जीरो, बराबर है। इसीलिए इसका एल वैल्यू जीरो था। बच्चों जो पी ऑर्बिटल होता है वो डम्बल शेप होता है, ठीक है, इट इज डम्बल शेप, एंड दैट इज वाई उसमें एक नोड आ जाता है, इसीलिए इसका एल वैल्यू हम लोग ने वन दिया था, ठीक है, इसका एल वैल्यू हमने वन दिया था। सिमिलरली नेक्स्ट वाले के अंदर भी इन तीनों में एल वैल्यू तो वन ही है, बराबर है। और एम एल वैल्यू कौन सी है? एम एल वैल्यू बोला -1 0 एंड 1, बराबर है। अभी ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन याद रखना जो z एक्सिस है उसको इंटर न्यूक्लियर एक्सिस माना गया है, हैंस जीरो वैल्यू हम अक्सर जीरो वैल्यू जो वो z एक्सिस वाले को देते हैं, बराबर है। अब उसी प्रकार से डी वाले जो होते हैं, डी वाले के अंदर क्या होता है? डबल डंबल, मतलब ये एक डंबल और ये दूसरा डंबल, ठीक है, देयर इज अ डबल डंबल। डबल डंबल मतलब देयर विल बी टू व्हाट यू कॉल टू प्लेन्स, जहां पर नोडल प्लेन जिसको आप कह सकते हो, दो नोडल प्लेन यहाँ पर आएंगे करके इसका एल वैल्यू जो है वो टू है। अगर एल वैल्यू टू है तो एम एल वैल्यू -2 से +2 इंक्लूडिंग जीरो। एंड अगेन याद रहे, ये डोनट शेप वाला आपका जो ऑर्बिटल है दैट इज कॉल्ड एज अ डी जेड स्क्वायर, जिसका वैल्यू हम लोग जीरो असाइन करते हैं। ऑलराइट, बाकी किसको क्या असाइन किया वो याद करने की जरूरत नहीं है, बट हाँ ये आप जरूर याद कर लीजिए कि डी सबशेल में 5 ऑर्बिटल कौन से है? डी एक्स वाई, डी एक्स जेड, डी वाई जेड, डी एक्स स्क्वायर -वाई स्क्वायर और डी जेड स्क्वायर, ठीक है। अभी ये इतने वैल्यूज यहाँ पर होते हैं, इसमें ये जो दोनों हैं ये अलोंग द एक्सिस होते हैं, और ये वाली जो वैल्यू है ये बिटवीन द एक्सिस होती है, ठीक है। सो दिस इज समथिंग दैट यू नीड टू अंडरस्टैंड। देन अगर हम बात करें एफ वाले के बारे में, तो एफ के जो शेप्स है वो आपसे एक्सपेक्टेड नहीं है, बट आपको ये समझना है कि एफ की अगर एल वैल्यू 3 है, बराबर, एल वैल्यू 3 है, तो यहाँ पर जो वैल्यूज आएगी वो कहाँ से कहाँ तक आएगी? -3 से +3 इंक्लूडिंग जीरो, ओके, बराबर है। तो आपको एस पी डी का क्लैरिटी आ गया, तो आप इस क्वेश्चन को बड़ी आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। लेट अस डू द प्रयत्न। क्या अपने को पूछा है कि एक्सिस पे कौन कौन है, ठीक है, अपने को पूछा है एक्सिस पे कौन कौन है, ठीक है। तो पी एक्स पी वाई पी जेड, क्या दे आर अलोंग द एक्सिस? यस, बिंगो, दे आर अलोंग द एक्सिस। डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी एक्स जेड, दे आर बिटवीन द एक्सिस। जबकि अगर हम बात करें डी जेड स्क्वायर और डी एक्स स्क्वायर -वाई स्क्वायर, सो अगेन दे आर अलोंग द एक्सिस, मीनिंग देर आर इन ऑल ये तीन और ये दो, देर आर 5 सच ऑर्बिटल्स विच आर अलोंग द एक्सिस, बराबर है। चलिए, होपफुली आपको ये ऑर्बिटल्स का भी डायग्राम बड़े अच्छे से रिकॉल हो गया। नाउ कमिंग टू द ग्राफ बेस्ड क्वेश्चन, ओके। अभी सबसे पहले तो आप ये समझो कि जाए, इसको हम लोग कहते हैं वेव फंक्शन, बराबर, ये इलेक्ट्रॉन का वेव फंक्शन है। और जो आपका जाई स्क्वायर है उसको हम लोग कहेंगे प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, बराबर है। ये आपका जो प्रोबेबिलिटी रहता है ना उसके बारे में बात करता है, वेव के अंदर इलेक्ट्रॉन मिलने की संभावना कहाँ पर है उसी को आप कहते हो प्रोबेबिलिटी, ऑलराइट। सो लेट अस क्विकली हैव अ लुक एट दिस पर्टिकुलर ग्राफ। यस, मैंने आपके साथ स्क्रीन पर यहाँ पर लिए हुए हैं, तो देखिए बड़े ही प्यारे सारे ग्राफ एक साथ रख दिए हैं, सो दैट आपको कोई दिक्कत ना हो इसे याद करने में। सो प्रोबेबिलिटी डेंसिटी यानी कि आपका जाई स्क्वायर, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी जाई स्क्वायर मैंने यहाँ पर ले रखा है, ओके, वर्सेस वर्सेस रेडियल डिस्टेंस, बराबर। तो अभी देखो, अभी हम लोग ग्राफ को डिटेल में नहीं समझेंगे, ग्राफ को पहचानना लेकिन फटाक से समझ जाएंगे, इसके क्वेश्चन आएंगे तो आप जरूर कर पाएंगे, ठीक है। अब क्या बोलता है, ये जो आपका एस ऑर्बिटल है ना, एस ऑर्बिटल इट विल ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम अबोव, ये हमेशा ऊपर से चालू होएगा, ये एस ऑर्बिटल की पहचान है, बराबर। जबकि जो पी ऑर्बिटल रहेगा वो ऐसा डोंगर की तरह जीरो से स्टार्ट होएगा। सर मीनिंग, मीनिंग ये होता है कि देखिए जो आपका एस ऑर्बिटल होता है ना, एस ऑर्बिटल, उसमें न्यूक्लियस के आजू बाजू इलेक्ट्रॉन मिलने की संभावना सबसे अधिक होती है। फिर जैसे जैसे आप दूर जाते हो
वैसे इलेक्ट्रॉन मिलने की संभावना घट जाती है, और एकदम 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 ना के बराबर होते जाएगी। ठीक है, बराबर। इसकी कोई एकदम परफेक्ट बाउंड्री नहीं होती है, बट हम लोग एक अंदाजित बाउंड्री यहाँ पर देते हैं, इसको आप एस ऑर्बिटल कहते हैं। अब ज्यादा कॉन्सेप्ट में घुसने की जरूरत नहीं है। क्या न्यूक्लियस के बाजू में इलेक्ट्रॉन मिलने की डेंसिटी सबसे ज्यादा थी? यस। तो प्रोबेबिलिटी डेंसिटी न्यूक्लियस के करीब जब r इज इक्वल टू 0 होता है, बराबर, तो प्रोबेबिलिटी सबसे अधिक होती है, और फिर आगे आगे बढ़ने पर वो कम हो जाती है। ठीक है, सो दैट्स अबाउट द प्रोबेबिलिटी डेंसिटी ऑफ वन एस ऑर्बिटल। अब आप ये ग्राफ को पहचान गए होगे कि ये वन एस का है। ठीक है, वहीं पर अगर आप 2s की बात करो तो 2s ऑर्बिटल कैसा रहेगा? यू हैव अ 1s ऑर्बिटल, देन यू हैव अ 2s ऑर्बिटल। तो इसमें ऐसा हुआ होगा ना, न्यूक्लियस के आजू बाजू इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो रहेगी वो सबसे अधिक रहेगी, फिर कम हुई कम हुई कम हुई कम हुई कम हुई, फिर वापस से बढ़ने लगी बढ़ने लगी बढ़ने लगी बढ़ने लगी बढ़ने लगी। ठीक है, सो मतलब कम हुई कम हुई कम हुई, फिर बढ़ने लगी फिर कम हुई। दिस रिप्रेजेंट योर 2s ऑर्बिटल। देन अगर मैं 3s की बात करूँ तो कम हुई फिर बढ़ने लगी बढ़ने लगी बढ़ने लगी बढ़ने लगी। ये हाइट को इतना ज्यादा अभी फोकस मत करो। मुद्दा क्या है? ये 1s ऑर्बिटल है, इसकी शक्ल से पहचानो ये 1s है। फिर ऐसा करके ऐसे आया, बराबर। मीनिंग ये जो रिप्रेजेंट कर रहा है ना, इसको हम लोग कहते हैं नोड। यहाँ पर एक नोड आया, ठीक है, एक रेडियल नोड आ गया, इसको आप कहते हो 2s ऑर्बिटल। अगर ऐसे दो रेडियल नोड आ गए, दो बार डीप आया, या 1s 2s 3s, तो ये 3s का ग्राफ हो गया। एंड जैसे मैंने अभी भी बताया था, अगर वो जीरो से ही स्टार्ट हो रहा है, दैट मीन्स इट इज टॉकिंग अबाउट 2p। बराबर है, मेरे स्मार्ट बच्चे समझ गए होंगे। अगर ये ग्राफ ऐसा है, ढैव फिर ढैव फिर ढैव, तो यू विल से ओके दिस इज 3p, दिस इज 4p, लाइक दैट। अरे हाँ या ना? तो इट ऑल डिपेंड्स कि वो कहाँ से आप उसको चालू कर रहे हो, उसके बेसिस पर आपको उसको देखना है। बराबर, होपफुली ग्राफ मैंने बड़े आसान कर दिए आपके लिए। बराबर है, तो यहाँ पर भी अपने को आप देख सकते हो कि प्रोबेबिलिटी डेंसिटी का ग्राफ अपने को यहाँ पर दिया गया है। और यहाँ पर जो ग्राफ है वो घटा घटा घटा, फिर बढ़ा फिर घटा, मतलब ऑब्वियसली दिस इज रिप्रेजेंटिंग 1s, दिस इज रिप्रेजेंटिंग 2s। बराबर है, सो इन शॉर्ट ओवरऑल ये पूरा ग्राफ किसको रिप्रेजेंट करता है? तो ये पूरा ग्राफ रिप्रेजेंट करता है 2s ऑर्बिटल को। बराबर, तो 2s ऑर्बिटल में भी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो है इस प्रकार से बदलती है। ऑलराइट, सो दिस इज अबाउट द 2s ऑर्बिटल। ओके, होपफुली दिस इज क्लियर। नाउ लेट अस गो ऑन टू द नेक्स्ट वन। बराबर है, लेट अस गो टू द नेक्स्ट वन। बराबर है, यहाँ पर अपने को नोड्स के बारे में पहले समझ लेना पड़ेगा। सो बिफोर वी गो टू दिस क्वेश्चन, लेट अस टॉक अबाउट द नोड्स। बराबर, तो नोड एक ऐसा रीजन है, ऐसा पॉइंट है जहां पर इलेक्ट्रॉन मिलने की संभावना बहुत ही कम होती है। दो प्रकार के नोड्स है बच्चों, एंगुलर नोड्स और रेडियल नोड्स। एंगुलर नोड आपने अभी भी ऑलरेडी याद कर दिए, एस सबशेल के 0, पी वाले के 1। बराबर है, पी वाले का 1, बराबर, ये 0 ये 1, डी वाले के 2, एफ वाले के 3, है ना? जो आपने एंगुलर मोमेंटम याद रखा है वही एंगुलर नोड्स होते हैं। ठीक है, और जबकि आप रेडियल की अगर आप बात करते हो तो 1s 2s 3s, देखिए इसके बीच में ना दो नोड, मुझे दो नोडल रीजन दिखाई दे रहे, इसको कहते हैं रेडियल नोड, इसके दो हो गए। अगर मैं 4s की बात कर रहा होता तो 1 2 और 3, बराबर, तीन इसके रेडियल नोड नहीं करते। लेकिन आप हर बार ऐसा चित्र बनाते कहाँ बैठोगे? सो लेट मी टेल यू द सिंपल शॉर्टकट। बराबर है, इसका सिंपल शॉर्टकट फॉर्मूला है n-l-1। बराबर, दिस इज अ रेडियल नोड। मतलब मान लीजिए मेरे को किसी ने कहा कि 6d के रेडियल नोड निकालो, तो मैं कैसे निकालूंगा इसको? तो मेरी n की वैल्यू क्या हो गई? n की वैल्यू 6 है, d मतलब l की वैल्यू मेरी 2 है। लेट अस पुट दिस वैल्यू, सो दिस बिकम्स 6 - 2 - 1, दैट इज इक्वल टू 3। तो इसके रेडियल नोड हो गए 3। बराबर, इजी। आपको कोई इमेजिनेशन चित्र विचित्र बनाने की जरूरत नहीं है, सीधी बात, नो बकवास। ऑलराइट, सो ये आपका रेडियल नोड का फॉर्मूला हो गया। ओके, लेट अस कम बैक एंड सॉल्व द क्वेश्चन। क्या बोलता है क्वेश्चन? आजा मेरे भाई, हाँ। क्या बोल रहा है? फाइंड द नंबर ऑफ करेक्ट स्टेटमेंट। हमें करेक्ट स्टेटमेंट यहां पर ढूंढने के लिए कहा गया है। तो पहला क्या बोल रहा है? फॉर 1s ऑर्बिटल द प्रोबेबिलिटी डेंसिटी मतलब जाई स्क्वायर इज मैक्सिमम एट द न्यूक्लियस। क्या हमारा ग्राफ जो है वो ऐसे शुरू हुआ था क्या? बराबर है, तो न्यूक्लियस के करीब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी सबसे अधिक है और फिर वो घटते जाती है। ठीक है, तो इसका मतलब जाई स्क्वायर जो है वो मैक्सिमम एंड न्यूक्लियस होता है, ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। फिर दूसरा क्या बोल रहा है? दूसरा क्या बोल रहा है?
फॉर 2s ऑर्बिटल द प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फर्स्ट इंक्रीजेस टू मैक्सिमम एंड देन डिक्रीजेस टू जीरो। बराबर है, मतलब ये क्या बोल रहा है, 2s के लिए प्रोबेबिलिटी डेंसिटी मतलब जाई स्क्वायर, बराबर है, फर्स्ट इंक्रीजेस मतलब जीरो से शुरू होके पहले इंक्रीज होगा, फिर डिक्रीजेस टू शार्पली जीरो। क्या ये सही है? गलत। अगर बात एस ऑर्बिटल की है तो हमेशा याद रखो एस ऑर्बिटल में पहले घटेगा फिर बढ़ेगा, लाइक दिस। ओके, सो ऐसा ग्राफ होना चाहिए था फॉर 2s। तो ये जो स्टेटमेंट है ये क्या हो गया? गलत। बराबर है। नेक्स्ट बोल रहा है बाउंड्री बाउंड्री सरफेस डायग्राम ऑफ द ऑर्बिटल एनक्लोजेज अ रीजन ऑफ 100% प्रोबेबिलिटी। मतलब अगर मैंने मान लीजिए न्यूक्लियस लिया और ये 1s ऑर्बिटल है, तो इलेक्ट्रॉन मिलने की संभावना इस बाउंड्री के अंदर होती है कि नहीं सर? बाउंड्री के बाहर भी थोड़ा बहुत रहता है, प्रोबेबिलिटी कम होती है लेकिन बाहर भी होता है। तो क्या ये बाउंड्री 100% कन्फाइन करता है कि इसी जोन में? द आंसर इज नो। मैंने अभी चित्र बना करके आपको बताया था। बराबर है, एनसीईआरटी में भी ये डायग्राम दिया हुआ है, आप देख सकते हो। तो 100% प्रोबेबिलिटी को वो कवर नहीं करता है, एक वो अंदाजित बाउंड्री हम लोग बनाते हैं। देन क्या बोला है? पी एंड डी ऑर्बिटल्स हैव 1 and 2 एंगुलर नोड्स रिस्पेक्टिवली। मतलब पी का एंगुलर नोड 1 है और डी का एंगुलर नोड 2 है, बिल्कुल। एस का 0 है और एफ का 3 है। बराबर, तो ये स्टेटमेंट तो बिल्कुल सही बोल रहा है। तो ए एंड डी बराबर यहाँ पर सही है, बिल्कुल। और क्या बोला है? प्रोबेबिलिटी डेंसिटी ऑफ पी ऑर्बिटल इज 0 एट द न्यूक्लियस, बिल्कुल सही। अगर आप पी ऑर्बिटल की बात कर रहे हो तो प्रोबेबिलिटी डेंसिटी का जो अपन ग्राफ लेते हैं, क्या वो जीरो से शुरू नहीं होता? बराबर है, जीरो से शुरू होके कम हो जाता है। दिस इज फॉर 2p ऑर्बिटल। बराबर, अगर 3p रहता तो ऐसा एक और ग्राफ ऐसा हो जाता, राइट? सो आई थिंक दिस इज वेरी मच क्लियर कि प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रोबेबिलिटी डेंसिटी ऑफ पी ऑर्बिटल इज जीरो एट द न्यूक्लियस, बिल्कुल सही है। मतलब 1, 2 और 3, देर आर 3 such statements which are correct. All right, so this is a final answer for the given question. Okay, I think this was very nice and many of you ignore this kind of easy concept। बोलो ये बहुत डिफिकल्ट दिख रहा है कुछ, तो इसको छोड़ देते, कितना आसान है ये। ठीक है, अब इस तरह के क्वेश्चन रॉन्ग नहीं जाने चाहिए। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट वन। अब यहाँ से तो शुरू हो रहा है आपका फिजिक्स। बराबर है, तो केमिस्ट्री की तो हमने प्यारे प्यारे बातें कर ली, क्वांटम नंबर की बातें कर ली हमने, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी की बातें की। वी आल्सो टॉक्ड अबाउट द 3 इंपॉर्टेंट रूल, अवॉ, हंट्स रूल एंड पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, इसके ऊपर बात की। अब जो बात है ये आपके सारे फिजिक्स के ऊपर है। तो ये आप जानते होंगे, लाइमन सीरीज, बाल्मर सीरीज, पास्चन सीरीज, ब्रैकेट सीरीज एंड पिफन सीरीज। ठीक है, तो मैं अभी इसके एक्सप्लेनेशन में नहीं जाता हूँ। आप एटॉम, मॉलिक्यूल, न्यूक्लियर, ये पूरा नहीं हुआ लेक्चर, सुनो जरा, क्वेश्चन देख लेते हैं अपन। स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन क्या पूछे गए वो अपन देख लेते हैं। बाकी जो न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन है इसके ज्यादा प्रैक्टिस कीजिएगा, क्योंकि इस पर्टिकुलर सेक्शन से न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन ज्यादा पूछे गए हैं सो फार। बराबर है, बट अगर असर्शन रीजन पूछा जाए तो हमें आना चाहिए, तो इसके लिए मैं आपके साथ स्टेटमेंट और असर्शन रीजन भी डिस्कस कर रहा हूं। सो लेट्स चेक आउट द फर्स्ट वन। सो लाइमन सीरीज जो है, डेफिनेटली ये आपका सबसे हाईएस्ट एनर्जी वाला जोन होता है, मीनिंग ये आपका यूवी रेडिएशन वाला जोन है। बाल्मर सीरीज की बात करूं तो ये आपका विजिबल स्पेक्ट्रम वाला जोन है। पार्शियन सीरीज की अगर मैं बात करूं तो ये आपका इंफ्रारेड वाला जोन होता है। बराबर है, और ये आपका जो पी फंड है वो भी डेफिनेटली फार इंफ्रारेड की तरफ चला जाता है। बराबर है, तो इसके हिसाब से मुझे लग रहा है कि दिस शुड बी द फाइनल आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन। ऑलराइट, चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। इसी के ऊपर और पूछा हुआ प्रश्न है, क्या बोल रहा है? लाइन एमिशन स्पेक्ट्रा आर यूज टू स्टडी इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर। हाँ, और क्या स्टडी करते हैं इससे? बराबर है, वायरोलॉजी थोड़ी ना स्टडी करेंगे। और तो इससे यही तो डिसाइड करते हैं कि ये कितने शेल है, कितने सब शेल है। इसी स्ट्रक्चर को तो डिस्कस करने के लिए एमिशन स्पेक्ट्रम की बात हुई थी, तो बिल्कुल सही स्टेटमेंट बोल रहा है। बराबर है, फिर क्या बोल रहा है? द एमिशन स्पेक्ट्रा ऑफ एटम in a gas phase shows a continuous spread of wavelength। गलत। अरे भाई, कंटिन्यूअस स्प्रेड थोड़ी ना होता है। बाल्मर सीरीज, पार्शियन सीरीज, ये सब में हमने क्या देखा था? हमने यही तो देखा था कि वो डिस्क्रीट लाइंस आ रही है। ठीक है, तभी तो हमने क्वांटाइज्ड कॉन्सेप्ट को कंफर्म किया था, तो ये स्टेटमेंट गलत हो जाता है। An absorption spectrum is like a photographic negative of an emission spectrum। बिल्कुल सही ना। बराबर, एब्जॉर्प्शन मतलब क्या? एब्जॉर्ब हुआ वो बताता है,
और जो नहीं एब्जॉर्ब हुआ वो छोड़ देता है, और जो एब्जॉर्ब हो गया वो एमिट कैसे होगा? तो एमिटेड और एब्जॉर्ब दोनों एग्जैक्टली एक दूसरे के नेगेटिव कॉपी होते हैं फोटोग्राफ की, तो ये बिल्कुल सही कह रहा है। फिर बोल रहे थे एलिमेंट हीलियम वाज डिस्कवर्ड इन सन बाय स्पेक्ट्रोस्कोपिक मेथड, ऑब्वियसली तो इसको सन में जाके थोड़ी ना किसी ने किया है, सो इट हैज टू बी द एलिमेंट हीलियम वाज डिस्कवर्ड इन द सन बाय स्पेक्ट्रोस्कोपिक मेथड इज करेक्ट। सो 1 3 4 आर करेक्ट। अच्छा, हमें काउंट पूछा गया है कितने इनकरेक्ट है, तो ओनली वन इज इनकरेक्ट शुड बी द फाइनल आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन। ऑलराइट, चलिए लेट्स गो फॉर द नेक्स्ट। Now, here the question is based on the formula. पूछा है काइनेटिक एनर्जी इज प्रोपोर्शनल टू जेड स्क्वायर बाय एन स्क्वायर। तो इसके लिए आपने फॉर्मूले किए होंगे बोहर्स के, तो मैंने आपकी स्क्रीन पर बोहर के फॉर्मूले लिख दिए हैं। रेडियस का फॉर्मूला, वेलोसिटी का फॉर्मूला, एनर्जी का फॉर्मूला, ये आपको फॉर्मूले आने चाहिए, और मे बी आपको ऑलरेडी आते होंगे, नहीं आए हैं तो जरूर उसको रिवाइज कर लीजिएगा, क्योंकि दोनों में काम लगेंगे, फिजिक्स में भी केमिस्ट्री में भी। सो रेडियस इज प्रोपोर्शनल टू एन स्क्वायर बाय जेड, velocity z by n, energy z square upon n square. Not only that, you also remember acceleration, centripetal acceleration जो है वो z cube by n raised to 4 है। then you have a frequency and time period, of course दोनों एक दूसरे के उल्टे होते हैं, तो दिस इज z square upon n cube। और ये आपका रेडबर्ग कांस्टेंट वाला जो भी हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम को सॉल्व करने के लिए यूज किया जाने वाला मोस्ट इंपॉर्टेंट इक्वेशन, जिसपे अक्सर प्रश्न पूछे जाते रहे हैं। ऑलराइट, सो लेट अस चेक आउट दिस क्वेश्चन, लेट अस चेक आउट दिस क्वेश्चन। क्या पूछा है अपने को? काइनेटिक एनर्जी इज प्रोपोर्शनल टू जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर, बिल्कुल सही, हमने अभी अभी देखा। द प्रोडक्ट ऑफ द velocity of electron and principal quantum number n vn is proportional to z square। बच्चों हमने देखा था v is proportional to, आप देखिए यहाँ पर v is proportional to z by n। अगर v is proportional to z by n, then can I say vn is proportional to z, बराबर है। अब प्रश्न बोल रहा है कि वी एन इज प्रोपोर्शनल टू जेड स्क्वायर, मीनिंग ये गलत बोल रहा है, सो दिस स्टेटमेंट इज अ रॉन्ग स्टेटमेंट, बराबर है। फिर अपने को बोला है फ्रीक्वेंसी ऑफ रिवोल्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज प्रोपोर्शनल टू जेड क्यूब अपॉन एन क्यूब, तो बिल्कुल सही। आप इस फॉर्मूले को देखिए, यहाँ पर हमने लिखा हुआ है डायरेक्ट रिलेशन कि फ्रीक्वेंसी जेड स्क्वायर अपॉन एन क्यूब है ना। ओके, तो फिर तो ये तो गलत हो गया, बिल्कुल सही क्या? जेड क्यूब अपॉन एन क्यूब नहीं है, बराबर है, दोनों क्यूब नहीं है, एक स्क्वायर है इसके अंदर, तो ये गलत हो गया। तो सी भी इसमें गलत फॉर्मूला है। कोलम्बिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज प्रोपोर्शनल टू जेड क्यूब अपॉन एन रेज टू 4, दिस सिम्स टू बी करेक्ट। आपने अभी भी जो फॉर्मूला देखा था, एक्सेलरेशन जेड क्यूब अपॉन एन रेज टू 4 है, बट ऑब्वियसली फोर्स इज इक्वल टू मा, बराबर है, और एक्सेलरेशन का अगर ये रिलेशन है तो फोर्स का भी ऑब्वियसली वही रिलेशन आएगा, दैट इज जेड क्यूब अपॉन n raised to 4। Okay, so this coulombic force seems to be the correct relation। पूछा क्या था अपने को? विच आर द मोस्ट अप्रोप्रिएट, बराबर, अकॉर्डिंग टू, तो ए एंड डी आर अप्रोप्रिएट, सो दिस शैल बी द फाइनल आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन। है ना एकदम आसान बच्चों। सो आप इस तरह के स्टेटमेंट आप क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हो कि बोहर थियरी के ऊपर पूछे जाए। इसके अलावा बोहर के पोस्टुलेट, बोहर के ड्रॉबैक, वो भी आपको एक बार कर लेने चाहिए, उसके ऊपर भी सवाल पूछे जा सकते हैं। जैसे यहाँ पर आप देख सकते हो, बोहर्स थियरी अकाउंट्स फॉर द स्टेबिलिटी ऑफ लाइन स्पेक्ट्रम, दैट इज करेक्ट। लाइन स्पेक्ट्रम के बारे में बात करता है, ऑफ एल प्लस आयन। ओ, एल प्लस इज रॉन्ग। ओके, सी टॉक्स अबाउट हाइड्रोजन और हाइड्रोजन लाइक स्पीशीज, मतलब जिसमें एक इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। ऑलराइट, सो एच के बारे में चलेगा, एच ही हीलियम प्लस 1 के बारे में चलेगा, और लिथियम प्लस 2 के बारे में चलेगा, एक इलेक्ट्रॉन उसमें बचा होना चाहिए। ऑलराइट, सो बोहर्स थियरी अकाउंट्स फॉर Li2+, तो छोटी सी यहाँ पर उन्होंने बदमाशी की है, तो स्टेटमेंट 1 आपका गलत हो जाएगा। स्टेटमेंट 2 क्या बोल रहा है? बोहर्स थियरी वाज अनेबल टू एक्सप्लेन स्प्लिटिंग ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन, बिल्कुल सही। मैग्नेटिक फील्ड में और इलेक्ट्रिक फील्ड में उसकी जो स्प्लिटिंग है उसको एक्सप्लेन नहीं करता इन द प्रेजेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, बिल्कुल। मैग्नेटिक फील्ड में उसको हम लोग कहते हैं जीमन इफेक्ट, और इलेक्ट्रिकल फील्ड में उसका स्प्लिटिंग नहीं होता, दैट इज स्टार्क इफेक्ट। तो जीमन एंड स्टार्क इफेक्ट को बोहर पोस्टुलेट एक्सप्लेन नहीं कर पाता, सो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, इट कैन नॉट एक्सप्लेन, अनेबल टू एक्सप्लेन इज करेक्ट। तो ये जैसे बोहर की क्या बोलते हैं लिमिटेशन में से पूछा गया, तो 1 इज इनकरेक्ट, स्टेटमेंट 1 इज इनकरेक्ट एंड स्टेटमेंट 2 इज करेक्ट, shall be the final answer for the given question। All right, so hopefully this is
वेरी मच क्लियर। एंड आपको समझ में आ रहा है कि किस तरह से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। और प्यारे बच्चों, आपके इसके अलावा हाइजेनबर्ग अनसर्टानिटी प्रिंसिपल, ब्लैक बॉडी रेडिएशन, कैथोड एंड कैनाल रे, इसके ऊपर भी आप लोग जो है थोड़े से थियोरी एक बार रीडिंग जरूर कर लीजिएगा। बड़ा आसान है, और उसके ऊपर क्वेश्चन ज़्यादा इतने नहीं आए हैं, बट नहीं आए इसका मतलब ये नहीं कि आगे भी नहीं आएंगे। बट मैंने आपको इस लेक्चर के अंदर उन दो कॉन्सेप्ट के ऊपर ज़्यादा प्रेशराइज किया हुआ है, ज़्यादा एम्फसाइज किया है, जिनमें से सबसे अधिक प्रश्न पूछे हैं और बहुत इजी है, और बच्चे उनको अक्सर छोड़ देते हैं। ये भी इजी है, लेकिन अगर आपने पहले नहीं पढ़ा तो एट दिस पॉइंट आई वुड नॉट आस्क यू टू इन्वेस्ट टाइम। बट यस, इफ आपने पहले पढ़ा है तो उसको जरूर रिवाइज कर लीजिएगा। बाकी ये डिब्रॉय इक्वेशन और आइंस्टाइन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, ये तो आप आपके फिजिक्स के अंदर जो आपने फॉर्मूले पढ़े हैं उसके बेसिस पे भी इसके न्यूमेरिकल जरूर कर पाएंगे। और जैसा मैंने कहा कि हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम बेस 1/λ इज इक्वल टू, वो वाले जो क्वेश्चन है उनको भी आप ऑलरेडी आसानी से कर रहे होंगे, आगे करते भी रहिएगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक्स फॉर लिसनिंग टू मी। एंड चैनल पे अगर आप नए हैं तो अगेन आई वुड रिक्वेस्ट सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। आपको इस पर्टिकुलर चैप्टर के जो मैंने क्वेश्चंस करवाए हैं, ऐसे और 15 सिमिलर एंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का जो पीडीएफ है, हमारी टेलीग्राम चैनल के ऊपर हम शेयर कर देंगे। तो अगर आप न्यू हैं तो आप टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन कर लीजिएगा, सो दैट आपको ये सारा पीडीएफ वगैरह अपडेट मिलता रहेगा, अलॉन्ग विथ आंसर भी मैं आपको उसका प्रोवाइड करता हूँ। और कोई डाउट्स रहेगा तो यू कैन ऑलवेज पुट इट इन द चैट बॉक्स, विल बी हैप्पी टू हेल्प यू आउट। थैंक यू सो मच, विश यू वेरी ऑल द बेस्ट।